हे क्लास 9 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त है एंड सभी सेफ हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। एंड ये जो सेशन रहने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियस को। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगी, बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी, तो बिल्कुल लेक्चर को मिस नहीं करना है, ठीक है। इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक पहले हो चुके हैं, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में आपको ये वाला चैप्टर पूरा मैं करवा दूंगी। तो जो जो लेक्चर होते जा रहे हैं प्लीज उस लेक्चर के आप नोट्स बनाते चलें, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको किससे नोट्स मांगने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आपके पास नोट्स हो एंड हाफ ईयरली एग्जाम में सभी के ये चैप्टर आएगा, तो बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे एंड एग्जाम में आपको मार्क्स पे अच्छे लेकर आने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कब होगी? वो तब होगी जब आप पहले चैप्टर को पढ़ लोगे। देखो चैप्टर अच्छे समझ आ जाता है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने में, शॉर्ट क्वेश्चंस को करने में एंड साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले टॉपिक को समझो एंड ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी तक अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो हमने सबसे पहले इस चैप्टर में जाना कि आखिर सेल होती क्या है, ठीक है। जब हमने सेल को यहाँ पे जाना बेटा, उसके बाद आए हम इसकी डिस्कवरी पर, ठीक है, कि आखिर इसको किसने डिस्कवर किया। क्लियर। देन यहाँ पे आगे की बात कर लेते हैं। हमने जब सारे साइंटिस्टों के नाम जाने कि भाई रॉबर्ट हुक कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन है, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन कौन है, शाइडेन श्वान कौन है, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो कौन है, सबको ही जाना। देन उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, ठीक है बेटा जी, प्लाज्मा में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाना। देन यहाँ पे अब बारी है किसकी? न्यूक्लियस की, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली होता क्या है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई एक जो सेल होती है बेसिकली, उस सेल में सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है किसकी? वो होती है बेटा जी प्लाज्मा, ठीक है, मेम्ब्रेन की। ओके। देन उसके बाद क्या होता है बेटा? सेल में ही न्यूक्लियस होता है, ठीक। एंड यहाँ पर क्या होता है? आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है इस तरीके से, जिसको हम बेसिकली बोल देते हैं आपका साइटोप्लाज्म, ठीक। एंड यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की, तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है बेसिकली इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जिसकी वजह से एक सेल जिंदा रहती है, ठीक है। तो हमने इसको तो जान लिया, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है। अब बारी है इस न्यूक्लियस की। जितना छोटा ये दिखता है इतना छोटा भी नहीं होता है, ठीक है, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो मैंने बताया है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। कब? 1831 में। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। एंड अब ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी वो 4 स्ट्रक्चर हैं उनको जान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं उन स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले बेटा नंबर 1 पर आ जाता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है न्यूक्लियोप्लास्ट, ओके। देन नंबर 3 की बात करेंगे तो न्यूक्लियोलस, ठीक है। एंड नंबर 4 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो वो होता है बेटा जी क्रोमैटिन, ठीक है। ये 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है कौन? हमारा न्यूक्लियस, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक। अच्छा, जैसे सेल में कौन था? सेल में बेटा जी आपने देखा सेल के अंदर थी कौन? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल हमने बनाई इस तरीके से, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है। इसका काम क्या था कि भाई ये देख रही थी कि आखिर कौन सेल के अंदर आ रहा है, कौन सेल के बाहर जा रहा है। ना ही सभी को अंदर आने की परमिशन दे रही थी, ना ही सभी को सेल से बाहर जाने की परमिशन ही दे रही थी। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है बेटा? कि भाई ये तो सेल हो गई, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? यानी कि भाई कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के चारों तरफ की भी एक मेम्ब्रेन होगी, है ना। अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हो तो आपको दिख रहा है बाहर एक ब्राउन सी, ठीक है, येलो से कलर की दिख रही है, दिखा? दिखा यहाँ पे?
तो ये जो आप देख पा रहे हो बाहर की तरफ जो ब्राउन सी दिख रही है, ये हमारी है न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, जो बेसिकली क्या कर रही है, यानी कि ये भी क्या कर रही है, एक तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर रही है। अब आप देख रहे हो कहीं कहीं पर यहाँ पर इस तरीके से ये पोर बने। आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे मैम अपने ये न्यूक्लियर पोर तो छोड़ ही दिए। तो बेटा जी यहाँ पर ये न्यूक्लियर पोर हमने छोड़े नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें कहीं कहीं पर इस तरीके से पोर बने होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इनका काम क्या होता है कि जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ये देखा कि कौन आखिर सेल के अंदर आ रहा है, कौन सेल के बाहर जा रहा है, वैसे ही ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से अब देखो हमें पता है कि भाई न्यूक्लियस सेल के अंदर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके बाहर ऐसे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, यानी कि भाई न्यूक्लियस का सेल के अंदर। तो बेटा न्यूक्लियस में से भी तो कुछ चीजें, यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस है वहां से भी तो कोई चीज आपका सेल के अंदर आएगी, और कुछ ऐसे भी होंगी जो शायद सेल से न्यूक्लियस के अंदर जाएंगी, तो इन्हीं पोर के जरिए वो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं कि जब सेल के अंदर से कोई चीज न्यूक्लियस में या फिर न्यूक्लियस से कोई सेल में आना होता है तो वो इन्हीं पोर के जरिए आती जाती है, ठीक है। यहाँ पे चलो हमने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्लियर हो जाता है। सेकंड आता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब जैसे सेल के अंदर कौन था, सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म था, वैसे ही बेटा जी न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड इस न्यूक्लियोप्लाज्म में याद रखेंगे सभी आपका एक तो ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। एंड इसी के साथ अगर हम बात करें ये क्रोमेटिन पड़े होते हैं, आप ये ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो अंदर पूरा, ठीक है, ये हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को आप कैसे डिफाइन करोगे कि इसी के अंदर हमारे कौन कौन होते हैं बेटा, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। अब आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और पार्ट, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा जी क्लियर हो चुका है बढ़िया तरीके से, न्यूक्लियोप्लाज्म क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे किस पे, यहाँ पे न्यूक्लियोलस। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एक पत्थर सा रखा हुआ है अंदर, है ना, यानी कि जैसे सेल के अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, उसको हमने बोला न्यूक्लियस, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस। तो चलो यहाँ बात कर लेते हैं न्यूक्लियोलस की। तो ये न्यूक्लियोलस करता क्या है बेसिकली, तो बेटा जी याद रखना कि ये बनाता है आरआरएनए, ठीक है, प्लस प्रोटीन, ओके। एंड इन दोनों से मिलकर कौन बनता है, इन दोनों से मिलकर बनते हैं हमारे राइबोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये जो न्यूक्लियोलस है इसने किसको बनाया, इसने तो भाई यहाँ पे आरआरएनए को और प्रोटीन को बनाया। एंड इन्हीं दोनों से मिलकर कौन बना होता है, इन्हीं दोनों से मिलकर बना होते हैं हमारे राइबोसोम्स, ठीक है। एंड ये जो राइबोसोम है ये किसको बनाते हैं, प्रोटीन को। वो बात आगे करेंगे जब हम सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस ने बनाया आरआरएनए प्लस प्रोटीन, एंड इन दोनों से मिलकर बना होता है हमारे राइबोसोम्स। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि राइबोसोम को न्यूक्लियोलस बना रहा है। और सोचो जैसे जिस फैक्ट्री में केक बनता है तो हम बोलते हैं भाई तो केक बनाने वाली फैक्ट्री है। जहाँ पे कहीं अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज बन रही होती है तो हम बोलते हैं भाई ये तो कपड़ों की फैक्ट्री है, ये तो इस चीज की फैक्ट्री। वैसे ही यहाँ पे अब हमें पता है कि न्यूक्लियोलस बना रहा है आरआरएनए प्लस प्रोटीन, इनसे ही मिलकर बना है हमारे राइबोसोम। तो क्या यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि राइबोसोम को न्यूक्लियोलस ने बनाया, भाई बिल्कुल वही तो बना रहा, कौन बनाएगा। तो क्या अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भाई फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम हमारा कौन हुआ, तो बेटा जी फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम हमारा हो जाता है न्यूक्लियोलस। क्लियर, यहाँ पे ये चीज बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़े, ठीक है। अब आगे आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसी डायग्राम में एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आखिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि आखिर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, आपको यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस क्लियर हो गया है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी अंदर, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस था इसके अंदर इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ी होती है,
ठीक है, ये धागे ऐसे लगेंगे आपको जैसे कि उलझे हुए हैं आपस में, बट एक्चुअल में ये उलझे हुए नहीं होते, इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, एंड ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे इस तरीके से, ये पर्पल कलर के जो थ्रेड से दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, यही हमारे होते हैं बेटा जी, ठीक है, क्रोमेटिन। एंड ये क्रोमेटिन क्या है, कोई अलग चीज है? नहीं, ये कोई अलग चीज नहीं होती है बेटा जी, एक्चुअल में ये डीएनए ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पर इसको इस तरीके से बना लो कि ये जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला है क्रोमेटिन। एंड मैंने क्या बोला कि ये कोई नई चीज थोड़ी ना है, एक्चुअल में यही क्या है, यही तो डीएनए ही तो है। ठीक है, एंड यहाँ पर याद रखना कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो सेल डिवीजन से पहले थ्रेड की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, एंड सेल डिवीजन के बाद में ये इस तरीके से बेटा जी एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, इस तरीके से किसने एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना ली। अब इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को बेटा जी क्या मैं इस तरीके से नहीं बना सकती हूँ? बना सकते हैं। तो सेल डिवीजन से पहले अब आप याद रखोगे कि क्रोमेटिन थ्रेड क्या होते हैं, तो ये क्रोमेटिन जो थ्रेड होते हैं एक्चुअल में कोई नई चीज नहीं होती है, डीएनए ही होते हैं। तो सेल डिवीजन से पहले तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमें डीएनए मिलेगा बेटा जी वो हमें इस थ्रेड की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन के बाद में यही एक इस तरीके से एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, एंड अब ये भी कोई अलग नहीं है, यहाँ पर भी तो डीएनए ही है। एंड जब ये इस फॉर्म में आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, एंड अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो सभी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग मिलते हैं। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो 23 मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे, टोटल 46 हो जाएंगे। इसी तरीके से हर किसी में अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैम ये क्या होता है, ये क्रोमोसोम, डीएनए और जीन क्या है। तो बेटा याद रखना सेल के अंदर आपको पता लग गया है कि भाई आखिर सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, जो एक्चुअल में कोई नई चीज नहीं है, डीएनए ही है। वो सेल डिवीजन से पहले थ्रेड लाइक फॉर्म में पड़े थे, लेकिन जैसे ही वहां पे सेल डिवीजन हो गया उसने एक एक्स लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर को बना लिया। एंड जैसे ही वो एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना तो वहां पे उसको हमने क्या बोल दिया, क्रोमोसोम बोल दिया। एंड ये भी कोई अलग चीज नहीं है, इसमें भी डीएनए ही है। एंड ये हो गया डीएनए। एंड जीन क्या होता है फिर, तो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट हमारा जीन कहलाता है। सिंपल, क्लियर, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया है ना। बस इतना सा ही था आपका, कोई डिफिकल्ट लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक बार रिवाइज कर ले। न्यूक्लियस की हम लोगों ने बात करी, एंड न्यूक्लियस जो है वो 4 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। नंबर 1 हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड इसी में मिलते हैं न्यूक्लियर पोर, जो क्या करते हैं, सेल के अंदर से कोई चीज अगर न्यूक्लियस में आनी है और न्यूक्लियस से अगर कोई चीज सेल में जानी है तो वो इन्हीं पोर्स के जरिए जाएगी। इसी के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, इसी में हमारा क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस होता है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे न्यूक्लियोलस की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो होता है ये हमारा आरआरएनए एंड प्रोटीन को बनाता है। एंड आरआरएनए और प्रोटीन से हमारे मिलकर बने होते हैं राइबोसोम। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम को बना रहा है, इसीलिए फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कौन हो जाता है, वो हो जाता है हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, एंड लास्ट इज क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो है ये थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, बट एक्चुअल में ये क्या होते हैं, क्या नई चीज है कोई? नहीं, एक्चुअल में बेटा जी ये कोई नई चीज नहीं है, डीएनए ही है। हम बोलते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, यानी कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में मिलता है। तो न्यूक्लियस में किस फॉर्म में मिल रहा है, क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में। लेकिन इस फॉर्म में कब तक मिलेगा, जब तक सेल डिवीजन नहीं हुआ। तो सेल डिवीजन से पहले डीएनए इस क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन जैसे ही वहां पे सेल डिवीजन हो जाता है वही क्या कर लेता है बेटा जी, यहाँ पे एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं बेटा जी यहाँ पे क्रोमोसोम। ठीक है, एंड जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट हमारा
जीन कहलाता है सिंपल। तो ये था आपका न्यूक्लियस। एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं, बेसिकली मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किसको, आपके सेल ऑर्गेनल को, यानी कि स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म एंड साथ ही साथ वहां पे शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ना, ठीक है। एंड आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है 60% का ऑफ। तो कोई भी बैच लोगे आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। यूज कर सकते हैं आप बेटा जी मेरा कूपन कोड, डेट इज PS05, ओके। एंड फटाफट से बैच को ज्वाइन करो, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, बिल्कुल भी देर मत करो, बिकॉज 9th क्लास एक ऐसी क्लास है जहां पर आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा पार्टी।